जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने आज तक जो पढ़ा है तो कहाँ तक आ गए थे, ब्लैक होल हमने ख़त्म किया था पिछले लेक्चर में। आज जो हमें पढ़ना है वो अंतरिक्ष में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा एक वाइट होल होता है, वैम्पायर तारा, पल्सर तारा, तारामंडल या नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा और क्वासर, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे सौर मंडल में। तो चलिए इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वाइट होल। चलिए वाइट होल को समझते हैं। वाइट होल क्या है, तो हमने जो पढ़ा था ब्लैक होल, वैसा ही एक वाइट होल है। वाइट होल में क्या होता है कि जैसे ऐसा देखो, जैसे हमने अब क्या पढ़ा था कि ब्लैक होल में प्रकाश जाती है, ठीक है। जो चूँकि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, और भौतिक के नियम के अनुसार जैसे प्रकाश जो एनर्जी है, मान लो प्रकाश एनर्जी है, वो भौतिक के नियम के अनुसार एनर्जी का मतलब विनाश नहीं हो सकता है। एनर्जी अगर कहीं गई है तो उसे कहीं ना कहीं बाहर भी निकलना होगा। तो ऐसी कल्पना की जाती है। ये क्या है, वाइट होल एक काल्पनिक है, काल्पनिक बिंदु मान लो, एक काल्पनिक बिंदु है, ठीक है। वाइट होल एक काल्पनिक बिंदु है और ऐसा माना जाता है कि जैसे देखो ये ब्लैक होल है, ठीक है, और ये वाइट होल है। ब्लैक होल में मान लो कि जो प्रकाश गया है, तो ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल से जो प्रकाश गया है वो वाइट होल के माध्यम से बाहर निकलेगा। क्या बोला जाता है कि ब्लैक होल में जो प्रकाश गया है, चूंकि प्रकाश क्या है, प्रकाश एनर्जी है, और एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर ब्लैक होल में कुछ गया है तो एनर्जी उसके अंदर में ही नहीं रह सकता है, उसको मतलब प्रकाश अगर गया है तो उसको बाहर भी निकलना पड़ेगा। ये एक कल्पना है, बस कल्पना मात्र है, इसलिए इसको हम काल्पनिक बिंदु कहते हैं। तो ऐसा है कि यानी ऐसा समझो कि जहाँ से प्रकाश हमें अत्यधिक मात्रा में प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, वाइट होल बोलते हैं। ये अपना क्या है, वाइट होल। और ये क्या है, ब्लैक होल। देखो ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश ब्लैक होल में गया है वो वाइट होल के माध्यम से, वाइट होल के रास्ते बाहर निकलता है। बस इतना ही है वाइट होल के बारे में, बाकी कुछ नहीं है। ये एक काल्पनिक बिंदु है, इतना याद रखना। और यहाँ से क्या है, प्रकाश बाहर निकलता है, प्रकाश बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और ऐसा है कि इसमें जो है ना, जैसे ब्लैक होल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, राइट। ये कोई रास्ता नहीं है ब्लैक होल से कोई चीज़ को बाहर निकालने का। और उसी तरह से ये वाइट होल में क्या है, वाइट होल में कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकता है। ये समझना, ब्लैक होल में कोई चीज़ ब्लैक होल में बस जाने का रास्ता है, और वाइट होल जो है उसमें क्या है, बाहर निकलने का रास्ता है। यानी वाइट होल में कुछ आ नहीं सकता है, बस वहाँ से बाहर निकलता है प्रकाश, ठीक है। ये था अपना वाइट होल। अब आप देखते हैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये अपना वाइट होल हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वैम्पायर तारा। वैम्पायर तारा, इसको जो है ना, वैम्पायर मतलब क्या होता है, वैम्पायर का हिंदी ऐसा कि जैसे खूनी टाइप, भूतिया टाइप है ना। खून मतलब खून नहीं करता है, जैसे मान लो क्या बोलते हैं उसको यार, जो मर्डर वर्डर करता है उस टाइप का है, उस टाइप से रिलेटेड है वैम्पायर तारा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक तारा यहाँ है और एक तारा यहाँ है, तो क्या होता है जब इसका एनर्जी ख़त्म होने लगता है, क्या है एनर्जी, इसका एनर्जी जब ख़त्म होने लगता है तो ये अपने पड़ोसी तारा से एनर्जी लेने लगता है। अपने पड़ोसी तारा से एनर्जी लेने लगता है, और अपने पड़ोसी तारा के पूरा एनर्जी को चूस के, पूरा एनर्जी को ख़त्म करके इसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। यानी इसका डेथ हो जाता है इस तारे की वजह से। जब इसका ईंधन ख़त्म होने लगता है तो ये अपने पड़ोसी तारे से जो एनर्जी है वो खींचने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैम्पायर तारा। तो आई होप कि आपको वैम्पायर तारा समझ में आया होगा। वैम्पायर तारा क्या होता है, जब एक तारा, जैसे मान लो ये तारा है और ये तारा है, इस तारे का मान लो ईंधन ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, तो ये क्या किया कि इसके जो पड़ोसी तारा है उससे ईंधन लेने लगा। आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाना और नोट्स देखना एक बार इस टॉपिक का।
यहाँ पे हमने टॉपिक बनाए होंगे जिसमें ये सारे टॉपिक मेंशन है, और वहाँ उसको नोट्स में देखना, आपको वहाँ एक चित्र दिखेगा, एक पिक्चर दिखेगा, उसमें होगा एक तारा ये मान लो, एक तारा ये मान लो, ये तारा जैसे मान लो ये दूसरा तारा है और ये पहला तारा जिसका ईंधन खत्म हो रहा है वो दूसरे तारे से ईंधन खींचने लगता है, और ईंधन खींच के इस ये जो तारा है दूसरा वाला उसका ईंधन पूरा ख़त्म कर देता है और वो तारा डेथ कर जाता है। इसी को बोला जाता है क्या, वैम्पायर तारा। तो ये जो तारा है जो ईंधन खींच रहा है उसको क्या बोलेंगे, वैम्पायर तारा। तो ये था वैम्पायर तारा। बस छोटे छोटा वो है टॉपिक्स है, बस थोड़ा सा याद रखना, बाकी आपको नोट्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से नोट्स देख लेना। ये हो गया वैम्पायर तारा, देख लिए हमने क्या होता है। उसके बाद क्या है, एक काम करते हैं ना, इसका रिवीजन भी तो करना है अपने को। वैम्पायर तारा, और यहाँ पे क्या था, वाइट होल। ठीक है, हमने क्या देख लिया, ये देख लिया। अब क्या है अपने पास, पल्सर तारा। चलो पल्सर तारा देखते हैं, पल्सर तारा क्या होता है। पल्सर तारा, पल्सर तारा क्या होता है, जब हम तारे का जीवन चक्र पढ़े थे तो हमने देखा था जो तारे आकार में बड़े होते हैं वो क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा। जैसे वो क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा। मान लो ये न्यूट्रॉन तारा है अपना, न्यूट्रॉन तारा है। चूंकि न्यूट्रॉन तारा क्या है, मरने की स्थिति में है, जो हमने देखा था जीवन तक, वो न्यूट्रॉन तारा लास्ट स्टेज है। जो सुपरनोवा विस्फोट होता है ना, उसके बाद जो लास्ट स्टेज में हो जाता है वो या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है या नहीं तो ब्लैक होल बन जाता है। तो न्यूट्रॉन तारा लास्ट स्टेज है। तो लास्ट स्टेज है, इसका मतलब क्या है, इसका ईंधन खत्म हो रहा है। ठीक है, ईंधन इसका क्या है, ईंधन कम है, ईंधन कम है या खत्म हो रहा है बोल दीजिए। खत्म हो रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें अभी भी ईंधन कुछ ना कुछ है, तो जिसके कारण ये क्या है, बीच बीच में थोड़ा समय अंतराल पे ये चमकता है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे एक ओरिजिनल तारा मान लो, जैसे कोई तारा है जिसमें पूरा ईंधन बचा हुआ है, तो वो जो चमकता है वो हमेशा चमकते रहता है ना, उससे ज़्यादा रोशनी निकलती है और वो चमकते रहता है, यानी कांस्टेंट तरीके से चमकता है। और दूसरा क्या है कि इसमें क्या है, पल्सर तारा में ये जो न्यूट्रॉन तारा है जिसका ईंधन खत्म हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम से, मतलब थोड़ा इस टाइम ले लेकर वो चमकता है, मतलब क्योंकि वो मरने वाला तारा है तो उसमें जो है ना ईंधन वैसे ही कम बचा हुआ है, तो थोड़ा रुक रुक के अनियमित आकार में, अनियमित तरीके से वो उसमें क्या होता है, वो चमकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पल्सर तारा। तो पल्सर तारा समझ में आया क्या, न्यूट्रॉन तारा जो मरने की स्थिति में है वो तारा अपने कुछ समय अंतराल पे चमकता है, जिसे क्या बोलते हैं, पल्सर तारा। तो ये हो गया अपना पल्सर तारा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है तारामंडल या नक्षत्र मंडल। तारामंडल या नक्षत्र मंडल, इसमें क्या होता है, देखो जैसे आप एक काम करना, छत पे जाना, तो आप जब ऊपर देखोगे आकाश में, आसमान में, तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, लेकिन उसी तारे में जो है ना कुछ तारे एक ग्रुप में होते हैं, कुछ तारे एक ग्रुप में होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, तारामंडल। यानी इसमें क्या है, तारों का एक निश्चित आकार, तारों का एक निश्चित आकार का समूह, तारों का एक निश्चित आकार का समूह को क्या बोलते हैं हम, तारामंडल या नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल यानी तारों का समूह बहुत सारे होते हैं, यानी अपने अभी तक जो खोजा गया है वो, जहाँ तक मुझे याद है 89 तारामंडल ढूंढा गया है। यानी आकाश में जो हम देखते हैं ना उसमें 89 ऐसे मतलब निश्चित आकार के समूह को ढूंढा गया है जो तारा एक साथ है। उसमें से जो सबसे फेमस है ना उसको सप्तऋषि बोला जाता है, सप्तऋषि। पता नहीं ये सही है कि नहीं, देख लेना हिंदी। सप्तऋषि, सप्तऋषि जो तारामंडल है ना,
वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और सप्तऋषि कैसे होते हैं, यानी सप्तऋषि, इसमें नाम से आपको समझ आ रहा होगा, ये जो है ना सप्त यानी 7 और ऋषि यानी ऋषि मुनि, जो हमारे मतलब अपने वो थे ऋषि मुनि जो थे बहुत पुराने वाले, उसमें से जो है ना 7 अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये कैसे होते हैं, जैसे देखो एक ऐसा होता है, फिर यहाँ होता है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा नीचे टाइप में होता है। इस तरह से एक ये ग्रुप बनाता है। इस तरह से सप्तऋषि का ग्रुप बनाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल है ये सातों का 7 ऋषि के नाम पे नाम पड़ा हुआ है। आप नोट्स में देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए हम तारामंडल, नक्षत्र मंडल। अभी तक जो हमने खोजे हैं वो कितना है, मनुष्य द्वारा जो ढूंढा गया है वो 89 तारामंडल को ढूंढा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है वो सप्तऋषि तारामंडल है। जब आप हमारे वो डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहाँ आप नोट्स पे जब जाओगे, तरीका दिया होगा कैसे नोट्स पे जाना है। नोट्स पे जाने के बाद आप जब देखोगे तो इसमें 89 तारामंडल जो ढूंढा गया है उसमें से कुछ के नाम वहाँ पे मेंशन होंगे, तो आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तारामंडल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुव तारा। चलिए ध्रुव तारा देखते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या होता है, ऐसा देखो जैसे ये अपना सन है, ठीक है, और ये मान लो, अभी आपने ये तो पढ़ा नहीं है लेकिन चलो मान के चलो, ये अपना क्या है, पृथ्वी है। ये नॉर्थ पोल मान लो और ये साउथ पोल। अभी मैं आपको अभी जस्ट आज का लेक्चर के बाद कल जो है अपना सौरमंडल ही शुरू होगा, तो इस सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये क्या है, मान लो ये अंतरिक्ष है, ठीक है, यानी ये बहुत सारे जो तारे अपने को दिखते हैं वो है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे ये अपना पृथ्वी है, ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा को अक्सर जो है ना अभी पहले ज़माने में भी ध्रुव तारा को क्या होता है, दिशा देखने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि ध्रुव तारा ना हमेशा उत्तर दिशा में होता है पृथ्वी के, यानी नॉर्थ पोल के जस्ट सामने। जैसे नॉर्थ पोल है ना ये, इसके सामने ये, जैसे मान लो इसको डॉट से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये जो तारा है ना नॉर्थ पोल के जस्ट सामने, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। और ये आपको बहुत ज़्यादा चमकता हुआ आपको आकाश में दिखेगा, आप देख भी सकते हो। एक काम करना, आज छत पे जाना रात को, और उसके बाद जो आकाश में देखोगे तो उत्तर की दिशा में देखना, जो आपके यहाँ उत्तर होगा, उत्तर की दिशा में एक तारा होगा जो बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा, वही ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारा से क्वेश्चन भी आता है, तो आप देख लेना क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो जैसे एक काम करना, आप वो नोट्स में जाना, उसके बाद देखना ध्रुव तारा में क्वेश्चन आते हैं बहुत, इसलिए ध्रुव तारा को थोड़ा याद रखना। ध्रुव तारा का यूज किस लिए होता है, दक्षिण मतलब पृथ्वी से उत्तर दिशा, यानी दिशा को दिखाने के लिए हम ध्रुव तारा का यूज करते हैं। किसको, दिशा देखने के लिए। अभी भी जब वो समुद्र में जो चलता है ना शिप वगैरह, और उसमें जब दिशा देखने के लिए जो मतलब कुछ ना रहे, तो अभी भी ये ध्रुव तारा को देख के दिशा देखा जाता है। ये मतलब क्योंकि ये जो है ना पूरा करेक्ट नॉर्थ पोल के वो होता है, नॉर्थ पोल के सामने होता है, ठीक है। तो ध्रुव तारा हम समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वासर। क्वासर, क्वासर क्या है, ये इसका सबसे पहले कुछ पॉइंट, आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग, आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग होता है। जैसे देखो इसको हम बनाते हैं, ये मान लो अपना आकाशगंगा है, ठीक है। आकाशगंगा के केंद्र में क्या होता है, ब्लैक होल, तो ये अपना मान लो ब्लैक होल है।
ये ब्लैक होल है, हमने ब्लैक होल का वो पढ़े थे उसके भाग, तो इसमें डिस्क होता है। ये वाला पार्ट मान लो ये होगा वो एकल बिंदु और ये साइड वाला क्या होगा, डिस्क। तो क्या होता है, ये ब्लैक होल का ग्रेविटी बहुत अत्यधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आसपास के जो तारे हैं, ये आसपास के तारों को हमेशा अपनी तरफ खींचता रहता है ना। ब्लैक होल आसपास के तारों को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्क है ना, डिस्क के चारों तरफ बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होता है। डिस्क के चारों तरफ बहुत प्रकाश आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे तारे में क्या है, प्रकाश ही तो है, बहुत ज़्यादा रोशनी होते हैं, और ये विकिरण के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है। देखो जैसे ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल की ग्रेविटी अत्यधिक होने के कारण वो आसपास के तारों को अपनी तरफ खींच लेता है, और जिसके कारण ये क्या है, उसके डिस्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में, डिस्क के आसपास क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश निकलता है, प्रकाश मतलब दिखता है, और वही प्रकाश क्या है, विकिरण के माध्यम से बाहर की तरफ निकलता है। जैसे ये ब्लैक होल है ना, दोनों तरफ बाहर की तरफ निकलता है, जिसके कारण ये भाग जो है ना, मतलब बहुत अत्यधिक चमकने लगता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग क्या होता है, क्वासर। तो यही है क्वासर। क्वासर कहाँ पे होता है, ब्लैक होल के पास होता है ना। ब्लैक होल के पास जो डिस्क के पास अत्यधिक मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होती है और वो विकिरण के माध्यम से बाहर निकलता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, क्वासर। तो ये था अपना क्वासर। हमने यहाँ पे पूरा टॉपिक देख लिए हैं। एक बार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक क्या है, ये व्हाइट होल है। व्हाइट होल क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करेंगे। व्हाइट होल क्या है, तो व्हाइट होल कुछ भी नहीं है। व्हाइट होल एक काल्पनिक बिंदु है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश है, जो ब्लैक होल में जो प्रकाश गई है, वो व्हाइट होल के माध्यम से बाहर निकलती है। बस ये काल्पनिक बिंदु है, ये सही है कि गलत है आई डोंट नो, कोई नहीं जानता है। ऐसा माना जाता है, चूँकि फिजिक्स के नियम को हमें ब्रेक नहीं करना होता है। जैसे मान लो ब्लैक होल में जो एनर्जी गई है, जो प्रकाश गई है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स कहता है अपने को कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको एक से दूसरे में चेंज किया जा सकता है, परंतु वो नष्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से उसके ही नियम को हमें फॉलो कराने के लिए क्या होता है, हम एक ऐसा मान के चलते हैं एजम्पशन कि वाइट होल टाइप का कुछ होता है, जो जिसमें जो मतलब मान लो ब्लैक होल में जो प्रकाश गई है वो वाइट होल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो इसमें क्या हुआ, यानी वाइट होल में कोई भी चीज़ यानी आने का रास्ता नहीं है, बस निकलने का रास्ता है। ये हो गया अपना वाइट होल। उसके बाद क्या है, वैम्पायर तारा। वैम्पायर तारा क्या होता है, तो जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, इसको देखना, वैम्पायर तारा जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो अपने करीबी तारे से प्रकाश लेने लगता है, अपनी करीबी तारे से एनर्जी लेने लगता है, और उसका पूरा एनर्जी चूस के जो उसका करीबी तारा है उसको नष्ट कर देता है। इसे क्या बोलते हैं, तो जो एनर्जी ले रहा है, जो एनर्जी खींच रहा है, उस एनर्जी खींचने वाले तारा को क्या बोलते हैं अपन, वैम्पायर तारा। उसके बाद क्या है, पल्सर तारा। पल्सर तारा क्या होता है, तो पल्सर तारा में हमने जब वो तारे का जीवन चक्र देखा था, तो जो तारे मतलब क्या है, जो तारा वो रेड जाइंट के बाद जो आकार में हो जाता है पृथ्वी के द्रव्यमान से 1.44 गुना भरा, तो वो तारे आगे चल के जब सुपरनोवा होता है तो दो तरह से डिवाइड होता है। एक बन जाता है डायरेक्ट ब्लैक होल, और दूसरा बनता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारे में क्या है, चूंकि वो नष्ट होने वाला है, चूंकि वो खत्म होने वाला है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी रहता है, जिसके कारण वो न्यूट्रॉन तारे बीच बीच में यानी थोड़ा समय अंतराल पे रोशनी करता है, थोड़ा समय अंतराल पे रोशनी आता है, उससे प्रकाश निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, पल्सर तारा। दूसरा क्या है, तारामंडल या नक्षत्र मंडल, यानी आकाश में तारों का एक नियमित आकार के ग्रुप। आकाश में तारों का कुछ मतलब वैसे तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन कुछ तारे एक ग्रुप वाइज में दिखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, तारामंडल या नक्षत्र मंडल। सबसे फेमस है सप्तऋषि। बाकी हमने 89 तारामंडल को अभी तक ढूंढा है, ह्यूमन द्वारा 89 तारामंडल को ढूंढा गया है, ये हमने देख लिया तारामंडल। उसके बाद क्या है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारे को दिशा निर्देशक तारा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे दिशा का ज्ञान होता है, दिशा हम इसे पता लगा सकते हैं। कैसे, तो जो अपना पृथ्वी है, जो सौरमंडल पढ़ेंगे तब आपको उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन चूंकि ये तारा है तो यहाँ पे हम थोड़ा बता दिए थे कि जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी में जब ध्रुव होते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये नॉर्थ ध्रुव के जो है ना जस्ट सामने होता है ध्रुव तारा। तो इसलिए जब हम आकाश में देखते हैं और जब हमें ध्रुव तारा दिख जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये नॉर्थ है तो साउथ किधर होगा, फिर ईस्ट किधर होगा और वेस्ट किधर होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिशा निर्देशक तारा। इससे हमें दिशा का ज्ञान होता है, जो हम समझ गए। दूसरा क्या है, लास्ट अपना पास है क्वासर।
क्वासर क्या होता है, तो आकाशगंगा के सेंट्रल में, आकाशगंगा के सेंटर में जो है ब्लैक होल में, चूंकि वो ब्लैक होल का ग्रेविटी बहुत होता है जिसके कारण वो आसपास के तारे को अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ खींच के उसको ख़त्म कर देता है, यानी अपने में मिला लेता है। लेकिन क्या है कि आसपास के तारों को जब वो अपनी तरफ खींचता है और तारे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश, तो जब बहुत सारे तारे उसके अंदर जाते हैं ब्लैक होल के, तो उसके डिस्क के चारों तरफ बहुत सारा प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। डिस्क के चारों तरफ बहुत सारा प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। वही प्रकाश विकिरण के माध्यम से बाहर की तरफ निकलता है, विकिरण के माध्यम से बाहर की तरफ निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वासर। और क्वासर क्या है, आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग होता है। तो ये था अपना कुछ टॉपिक जो हमने देख लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला जो कल देखेंगे हम कल के लेक्चर में, वो होगा हमारा सौरमंडल। तो कल हम शुरू करते हैं सौरमंडल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।